I welcome you all guys again in this live debate. As you know, we are the aspirants, aggregate aspirants of fire and emergency services. As the all public know that our sufferings, you know how we are suffering from last almost 3 years consecutively. We are just sometimes striking the road, sometimes on social media, and this time through different platforms. Just want to convey one message to administration that please give justice. We are, longing for the justice. The corruption which have took place in the fire and emergency list selection list, and everyone is knowing very well किस तरह का सिलेक्शन लिस्ट बना था और किस तरह की करप्शन हुई थी। और मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए वी जस्ट वांट टू कन्वे टू मैसेज कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादतियां हुई है, उन ज्यादतियों को अब खत्म किया जाए। हमारा और हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 2013 से since 2013 till today we never left any stone unturned to bust out this scam. Again and again scam is happening in our recruitment. So this through this medium we just want to convey this message to honorable LG Manoj Sinha ji, and especially Rajkumar Goyal Saab, who is chairman of the inquiry committee. As all public is aware that inquiry committee has been made to see the irregularities and submit the report, but still report has not been submitted. So again, this by this platform we just want to discuss, and you know कुछ चीजें चाहते हैं हम कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें और हमारी सफरिंग जो खत्म हो जाए। तो बहरहाल इस लाइव डिबेट का सिर्फ महज यही मकसद है कि जो करप्शन का शिकार इस वक्त जम्मू कश्मीर का यूथ हुआ है, स्पेशली फायर एंड इमरजेंसी का यूथ, जिनके साथ आपको पता ही है कभी कभार वो प्रेस इंटरव्यू आते हैं, कभी कभार हम सेक्रेटरीट जाते हैं। इसी सब के लिए हमने जो एक लाइव माध्यम के जरिए भी हम अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, ये भी एग्रीवेट एस्पिरेंट्स हैं, और प्लस दिस ऑल आर मेरिटोरियस एस्पिरेंट्स जिनको हम नाम देंगे। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा समीर के पास। समीर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग अवर सफरिंग्स, एंड क्या लगता है आपको रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है और कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिपोर्ट आ जाए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और जितने भी हमारे एस्पिरेंट भाई या बाकी सारे लोग जो देख रहे हैं उन सबका शुक्रगुजार हूं कि वो जो वक्तन फवक्तन हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुंचे और हमारी रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रही है इस वजह से। तो देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ये बोला कि हम वी आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम पिछले 3 सालों से नहीं, पिछले 10 सालों से हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं, क्योंकि 2013 से हमें कोई जो है इंसाफ नहीं मिला। कंटिन्यूसली स्कैम्स पे स्कैम होते रहे, स्कैम पे स्कैम होते रहे। 3 बार हमने एग्जाम्स दिए, तीनों बार इसमें जो है वो घोटाला पाया गया। लेकिन आप देख लीजिए, 2020 में जब लिस्ट मंजर आम पे आया तो वहां पे भी कौन कौन से एस्पिरेंट लगे जिनकी ऑलरेडी जो 2018 में भी जिनका लिस्ट में नाम था, जिनका लिस्ट 2014 में भी नाम था, क्योंकि वही कंटिन्यूसली चल रहे हैं इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे 10 साल जाया हो गए, वी आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। और ये देखिए आप, ये ऑर्डर है, वो नोटिफिकेशन है जो निकली थी, ठीक है। पीयूष सिगला, डॉक्टर पीयूष सिगला आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। हमारी बहुत सारी जब प्रोटेस्ट हुए, हमारे बहुत सारी लड़ाई चली, हमारी घसीटे गए, हम पीटे गए, हम लेकिन हम पीछे नहीं हटे। उसके बाद एलजी साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। एलजी साहब के कहने पे ये डॉक्टर पीयूष सिगला साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। ये उसका आर्डर है, ठीक है। 12 दिसंबर 2022 को ये आर्डर निकला था और इनको टाइम पीरियड दिया गया था 1 मंथ का, और इस पे लिखा गया था क्लियरली, द कमिटी शैल सबमिट दिस रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि इस जो कमिटी है वो अपना जो फैसला है वो 1 महीने तक देगी उस डेट से जिस डेट पे ये ऑर्डर निकला है। तो तब से लेके आज तक 10 महीने हो गए। 10 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं की जा रही है। अभी आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो कमिटी, जाहिर सी बात है, जो हमने यहाँ से एविडेंस दे दिए, थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहता हूँ उन एविडेंसेस पे फिर से आज। ये फैमिली स्कैम है, ठीक है। शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन सब लोगों को पता है कि ये फैमिली फैमिली स्कैम है। ठीक पहले है। ही सीरियल बेस पे जो है वो 5 भाई और उनके कजन स्कीन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फैमिली स्कैम है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 43 फैमिलीज है
43 फैमिली है ऑलमोस्ट हमारे पास, जिनकी ब्लड रिलेशन थी, जिसका भाई लगा है, कजन लगा है, ठीक है। एक ही फैमिली के, रसू बडगाम की ये है, इनके 9 ही एक फैमिली के 9 मेंबर्स इनके लगे हुए हैं। अगर ये हमारी तरफ से एलिगेशन है तो वो सामने आके कोर्ट में हमारे खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। तो कमेटी इस चीज को नहीं जुटला सकती, ठीक है। किस चीज को जुटलाएगी? ये पहला सबूत है हमारा फैमिली स्कैम का, ठीक है। दूसरा जो हमने, ये एक लड़का है, एफआईआर कॉपी ये है। तो जिस दिन हमारा एग्जाम था 20 सितंबर को, 20 सितंबर 2020 को, तो 19 सितंबर को यानी कि सैटरडे की शाम को इसने एक एक्सीडेंट किया था शायद पटन में। तो उसकी एफआईआर कॉपी ये है, इस पे एफआईआर लगा था। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका एफआईआर लगा सैटरडे शाम को, तो संडे संडे को ये कैसे एग्जाम देने आया था? क्योंकि इसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में पाया गया है। ये दूसरा है। तीसरा, ये देखिए एक नोटिफिकेशन निकलती है 2019 में, एग्जाम से पहले, ये जून के महीने में निकलती है, ठीक है। कंप्लेंट अगेंस्ट आदिल जरगर, डीजी ऑफिस एंड बिलाल अहमद शाह, पोस्ट इन फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, बाटामोल, श्रीनगर, फॉर टेकिंग मनी फ्रॉम सेवरल पर्सन्स फॉर रिक्रूटिंग इन द लिस्ट ऑफ 2013। ये देखिए लिखा क्या है, ठीक है। इन पे कंप्लेंट लगी है। एक तो है आदिल जरगर, डीजी ऑफिस एंड बिलाल शाह, ये होम डिपार्टमेंट की जो है वो एक इन्होंने एक ऑर्डर सर्कुलर निकाला था, ठीक है। और इस पे क्या लिखा गया है कि ये जो बिलाल अहमद है और आदिल जरगर, इनके खिलाफ कंप्लेंट आई है कि इन्होंने एस्पेरेंट से पैसा लिया है 2013 में। और इसमें यह भी लिखा गया है कि ये आइंदा जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी लिखा गया है कि जो टीआरपी थी, यानी कि रिक्रूटिंग एजेंसी थी, तो ये रिक्रूटिंग एजेंसी भी आगे जाके इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे जब हम देखते हैं 2020 में, तो सेम एक तो हमारी पहली थी, ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद एलएमईएस। तो हमने ये देखा कि एलएमईएस को, टाइम एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो डिबार किया गया था एग्जाम लेने के लिए। तो इनको सस्पेंड किया गया था, खुद ही डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाली थी। लेकिन जब हम देखते हैं 2020 में रिक्रूटमेंट एजेंसी आती है एलएमईएस, अगर हम चेक करते हैं तो दोनों की जो ऑनर है वो सेम है, यानी कि एक ही डायरेक्टर है दोनों कंपनीज की। यहाँ पे भी घोटाला, तो इस चीज को भी कमेटी नहीं जुटला सकती। ये एफिडेविट है उस एस्पेरेंट का, गजनफर नबी का, जिसने खुलेआम लिख के दिया, मीडिया के सामने आ गया कि मैंने जो है पेपर लिया है, खरीदा है मैंने पेपर। उसने कहा कि आई हैव परचेज्ड द पेपर एंड आई सोल्ड द सेम पेपर टू अदर पर्सन। और जिनको उसे भेजा था वो अभी जॉब कर रहे हैं। तो ये लिखा है, उसने पूरा लिख के दिया है इस एफिडेविट में किस किस को मैंने पेपर भेजा है। दिस इज अ मनी ट्रांजेक्शन जो गजनफर ने ट्रांसफर की थी ब्रोकर को। और इस पे जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी थी तो उन्होंने इसके एविडेंस खुद देखे थे, ठीक है। इस चीज को भी नहीं जुटला सकती है कमेटी, ठीक है। ये वो एस्पिरेंट है जो हाउस बोर्ड में पेपर कर रहे हैं। ये शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वो एस्पिरेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी दिए हमने कमेटी को। तो ये वो एस्पिरेंट है जो हाउस बोर्ड में पेपर कर रहे हैं। तो ये रहा वो सबूत। उसके बाद सबसे बड़ा सबूत ये रहा केस ऑफ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, यानी कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने क्या किया, एक ऑर्डर निकाला है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक नोट, ये ना एप्लीकेशन या नोटिस हम बोल सकते हैं, भेजी है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी को कि हमें जो है 6936 पोस्ट्स के लिए हमें सीटिंग अरेंजमेंट दे दो, ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। लेकिन जब हम सिलेक्शन लिस्ट की बात देखें तो वहां पे ये सिलेक्शन लिस्ट के कुछ आखिरी पन्ने हैं, तो 7003 एस्पिरेंट्स का जो है वो सिलेक्शन, सॉरी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन अपियर कितनों को होना था? 6936 एस्पिरेंट्स को। तो जो बाकी 70 to 76 एस्पिरेंट्स रह जाते हैं, उनको हम पैराशूट नहीं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी नहीं कह सकते, उनको हम बैकडोर एंट्रीज बोल सकते हैं। क्योंकि प्रॉक्सी कैंडिडेट या पैराशूट कैंडिडेट उसको हम बोल सकते हैं जो किसी के बदले जिसने एग्जाम दिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो केस है क्लियरली दिस इज बैकडोर एंट्री। दीज 70 to 76 कैंडिडेट जो है, इन्होंने अपने जो पोस्ट लिए हैं वो लिए हैं इन्होंने बैकडोर एंट्री से, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो भी ये एक ऑर्डर निकाला था डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी JKUT, तो इसका जो डेट एंड नंबर है 7928/30 है, ये 27
10/2020 में निकला था एक ऑर्डर। इसमें लिखा था कि जो भी हार्ड कॉपीज फायर सर्विस की है, यानी कि रिकॉर्ड जो है एग्जामिनेशन के फायर सर्विस के, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपीज, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री मोहम्मद याकूब डार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। और उन्होंने इनके साथ कुछ और जो है बंदे रख दिए थे इसके साथ। एक तो है रमेश कोल, सॉरी, SOM, जो इंचार्ज थे इसके। दुष्यंत सिंह है लीडिंग फायरमैन। मुदस्सिर मुख्तार है लीडिंग फायरमैन M। और है आबिद बशीर लीडिंग फायरमैन M। तो इनकी निगरानी में सारी जो एविडेंस है वो इनकी निगरानी में थे। उसके बाद हमारे पास और भी आ जाते हैं ये अंडर हाइट कैंडिडेट्स। ये जीते जागते सबूत जिनको हम बोल सकते हैं अभी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये जीता जागता सबूत है डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये 40+ एस्पिरेंट से इनका हाइट टेस्ट अगर अभी भी किया जाए तो अभी भी हम देख सकते हैं कि वहां पे इनकी हाइट ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी। तो जाहिर सी बात है जो इनकी हाइट उस टाइम होगी 2020 में, तो आज भी वही हाइट होगी। ये एक एस्पिरेंट का आप देख लीजिए, एक एस्पिरेंट ये है वसीम आजाद है, ठीक है। ये रहा इसका जो शीट होता है इनका वहां का डिपार्टमेंट का, ये रहा। तो क्लियरली विजिबल है कि दोनों फोटोग्राफ्स में फिजिकल के टाइम एक अपियर हुआ है और रिटन के टाइम अलग सा इंसान अपियर हुआ है और ज्वाइनिंग के टाइम अलग इंसान अपियर हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो कम है। अगर हम ओरिजिनल कैंडिडेट की बात करें तो कम है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इसमें, 40+ एस्पिरेंट्स है जो जिंदा जिंदा जो हम सबूत बोल सकते हैं वो जिंदा सबूत है डिपार्टमेंट में, जिनकी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। इस चीज को भी डिपार्टमेंट नहीं जुटला सकता या RK गोयल नहीं जुटला सकता। ये OMR शीट की कॉपी है, शायद एजाज साहब ने RK गोयल साहब के हाथ में थमा दी थी ऑलरेडी। हमने एक बार इससे पहले भी दी थी RK गोयल साहब को। तो इसका नाम जो है वो है तारिक अहमद लोन। ये उसके OMR की कैंडिडेट्स कॉपी है। तो इस पे जब हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो इसने OMR शीट गलत भरा है, नाम भी सही से नहीं फिल किया हुआ है, रोल नंबर भी नहीं किया हुआ है फिल सही से। और जब इसकी मार्किंग करते हैं उसका छोड़िए आप, तो वैसे भी ये रिजेक्ट हो जाता। जब हम इसकी बात करें, मार्किंग की बात करें, तो 46 पॉइंट्स इसके आ जाते थे। लेकिन आप इनका जालिमों का कहर देखिए क्या है कि इसका जो है RBA में 79 पॉइंट से ये सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है। शुक्र है इसकी OMR खुद देखिए, इसने OMR कॉपी हमारे हाथ में दी थी कि इसकी जो है वो चेकिंग कीजिए आप, क्योंकि उस बेचारे को खुद चेकिंग करनी नहीं आती है। बाय प्रोफेशन ही इज बाउचर। ये जो है वो कसाई का काम करता है बेचारा। तो किस चीज को जुटलाएगी कमेटी? ये इसको मैं बोल सकता हूं, ये है वो कॉल रिकॉर्डिंग गजनफर नबी की। ये ऑलरेडी हमने जो है ओरिजिनल हमने दे दी है इनको कमेटी को, और इसको ट्रांसलेट करके भी हमने दे दिया है। इतने एविडेंसेस तो कमेटी जो है किस किस चीज को जुटलाएगी? एजाज भाई आपकी पॉइंट पे मैं आ जाता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर ईमानदारी से चले कमेटी या एडमिनिस्ट्रेशन तो 110% ये लिस्ट स्क्रैप हो जाती है। क्योंकि किस किस चीज को जुटलाएगी? अंडर हाइट कैंडिडेट्स को कैसे जुटलाएगी? आप बैकडोर एंट्रीज को कैसे जुटलाएगी? फैमिली स्कैम को कैसे जुटलाएगी? वो जिसने, मैं ये कह सकता हूँ, एक्सीडेंट किया था, जिसपे FIR लगा था, वो भी नौकरी कर रहा है, कैसे जुटलाएगी? अच्छा, ऐसे एस्पिरेंट्स या गजनफर ने भी जिसने पेपर बेचा, जिसने पेपर खरीदा, कैसे जुटलाएगी? किन किन चीजों को कमेटी जुटलाएगी और हमारे अगेंस्ट जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी? हमारे पास और भी एविडेंस है, जैसे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से हमारे पास एस्पिरेंट्स के कि किस किस एस्पिरेंट ने सिलेक्शन होने के कुछ ही टाइम के बाद विद इन 1 मंथ जो है वो अपनी जमीनें बेच दी। हमारे पास वो एविडेंसेस भी है कि किस किस ने बैंक से लोन निकाला। हमारे पास मनी ट्रांजैक्शन है ब्रोकर्स के। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, जैसे किसी ने बीवी का सोना भेजा, किसी ने माँ के गहने भेजे, किसी ने किसी से उधार दिए, और क्लियरली विजिबल है विद कॉल रिकॉर्डिंग्स, विद हम बोल सकते हैं वो विद कॉन्क्रीट प्रूफ। हमारे पास हर कोई चीज अभी भी अवेलेबल है, बट वी आर वॉचिंग। Samir bhai, I want to stop you here. I will give you just 1 minute to complete your discussion or हमारी your नजर talk. जो हमारी नजर जो है वो कमेटी के रिपोर्ट पे है, क्योंकि हमने जितने भी एविडेंसेस दिए हैं ये सफिशिएंट है लिस्ट को स्क्रैप करने के लिए। आप आगे कमेटी जाने, कमेटी कौन सा फैसला देगी, हमारे हक में दे देगी। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे हक में दे दे। आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, आप फैक्ट्स देख लीजिए, आप एविडेंसेस देख लीजिए, तब जाके जो है आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे हक में दीजिए या उनके हक में दीजिए ना, हम ये कहते हैं कि
जो भी हमने एविडेंस आपको दे दिए, उन्हीं एविडेंस की बुनियाद पे आप जो है वो रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और यही हमारे जो एविडेंस है यही दर्शाते हैं कि रिपोर्ट जो होगी वो हमारे ही फेवर में होगी। और अगर एडवर्स आ गई, खुदा ना करे, तो हमारे पास और भी रास्ते हैं और भी एविडेंसेस है जिनको हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनको हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और भी हमारे पास रास्ते बहुत सारे हैं जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसने दान ली की, किसने फेवर किया, किसने शील्ड किया और किसने कौन सी चीज जुटला ली। थैंक यू Samir. Thank you, Samir bhai. Thank you very much. You showed strong evidences, concrete evidences, by which you are saying that where our appeal is genuine, our demand is genuine, and we are aggrieved aspirants. There is no doubt. Public is aware about the fact that how scam, how corruption have deeply taken place in this recruitment scam. There is no doubt. Even I am optimistic that the committee, which is headed by Worthy Committee, headed by Shri Raj Kumar Goyal ji, is very honest officer. I have almost met him almost twice, and he gave me, I think, positive approach from his end. And I'm optimistic that he will not left any stone unturned to bust out this scamful selection list. And inshallah, आई होप कि जो भी होगा हमारे हक में ही होगा, क्योंकि हमने जो खोना था हमने खो दिया। ऑलमोस्ट हमारे 13-14 साल जाया हो गए और कमेटी को इस चीज पे भी नजर रखनी होगी। मैं ज्यादा बात यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, जिनमें मैं जरूरी निसार भाई का नाम लेना चाहूंगा, एक एग्रीवेट एस्पिरेंट और जेन्युइन एस्पिरेंट, जिन्होंने, इनको तो पूरी पब्लिक जानती ही होगी कि अब इसको ये तारुफ के मोहताज नहीं है किस तरह इन्होंने इस पे फाइट बैक किया। बट पहले मैं उनसे पहले खुर्शीद भाई पे आना चाहूंगा कि खुर्शीद परे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। परे साहब आप 5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ और भी एस्पिरेंट्स है, लाइक यासर भाई है, समीर भाई है और खुर्शीद साहब है। ओवर टू यू खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि समीर भाई का हमने सुना, समीर भाई ने सारी वो एविडेंस से दिखाई, सारे वो सबूत आपके सामने रखे, जिस सबूतों से जो सुनने वाले और देखने वाले वो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है और ये जुल्म किसने हमारे साथ किया, उसी की खोज में कमेटी लगी है। और हमें पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है कमेटी पे, क्योंकि उनके जो हेड है आर के गोयल साहब पूरे ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, तो उन पे पूरा भरोसा है कि जो भी वो काम करेंगे इंशाल्लाह वो हक पे होगा, वो हक पे मबनी होगा और उसमें इंसाफ होगा हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ। क्योंकि समीर भाई ने तो सारा कुछ आपको बोल दिया कि किस किस तरीके से हमारे साथ धांधली हुई, किस किस तरीके से हमारे कैरियर को तबाह किया गया और किस किस तरीके से चोरी की गई। जहां तक समीर भाई ने एक पॉइंट यहाँ पे बोला गजफर नबी, गजफर नबी की तरफ अगर आप देखें तो गजफर नबी एक सबूत है हमारे पास, जिसने पहले तो उसने, मैं कहता हूं कि पहले तो वो भी मुलव्वस था इसमें, लेकिन जो खुदा करता है वो अच्छे के लिए करता है। गजफर नबी के अंदर जो ईमान है वो जाग गया। गजफर नबी ने जब हमारे जो हाल है जो हमारा देखा तो उससे रहा नहीं गया। जब हम गजफर नबी के साथ पहले मिले तो गजफर नबी ने कहा कि खुर्शीद भाई मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। वो अवाम के सामने आए, वो मीडिया के सामने आए, वो कोर्ट में जज साहब के सामने आए, उन्होंने एतराफ किया इस बात का कि मैंने चोरी की है और ये भी उन्होंने कहा कि मैं इस चोरी का जो भी मुझे क्या कहते हैं सजा होगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो गजफर नबी को मैं सल्यूट करना चाहता हूं और गजफर नबी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो आखिरकार उन्होंने सच का साथ दिया। पेपर स्कैम हुआ, करप्शन हुआ, नेपोटिज्म हुआ, फेवरेटिज्म हुआ, फैमिली स्कैम हुआ, यानी कि जिस जिस तरीके से जो जो किस्म चोरियों के हैं, जो जो किस्म अत्याचार के हैं, जो जो किस्म जुल्म के हैं, उन सब को पीछे छोड़ के जो कहते हैं महाजुल्म हम जैसे नौजवानों के साथ हो गया। सरकार से हमारी शिकायत है, देखिए बीजेपी सरकार जब से उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी साहब और अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह साहब, तो ये एक जो मेन फेस है बीजेपी का। तो जब इन्होंने कश्मीर को JNK को स्टेट से UT में कन्वर्ट किया था तो एक वादा था उनका, मैं उनको वादा एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं। उनका एक वादा था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो अब करप्शन फ्री होगा, नौजवानों के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। जो वो उनका कहना था कि जो 70 साल से यहाँ पे गलत सियासत,
चोरी से बड़ी सियासत नौजवानों के साथ की जा रही है, उसको हम खत्म करने वाले हैं। लेकिन मोदी साहब, आपसे एक सवाल है हम नौजवानों का कि कहाँ है वो आपका वादा, कहाँ है वो आपकी बातें जो आपने जब स्टेट को कन्वर्ट किया था यूटी में, वो कहाँ गई? हमारी आपसे डिमांड है ये, क्योंकि देखिए जो सोशल मीडिया में एक ऐसी ताकत है, ये हर किसी के पास ये हमारी बात पहुंचती है। हम ये बात मोदी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, श्री राजनाथ सिंह और खासकर बीजेपी जमात तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके नौजवान जो है ये 13 सालों से पिस रहे हैं, ये 13 सालों से जुल्म के शिकार हैं। आपसे हमारी गुजारिश है, आपसे हमारी इल्तिमास है। देखिए, मैं एक बात जरूरी यहाँ पे कहना चाहता हूं, हम 13 साल से लड़ रहे हैं, हमारे 13 साल जाया हुए, हम ओवर एज हो गए उस वक्त, इस वक्त हम ओवर एज हो गए हैं। हमारी एक डिमांड है आपसे, देखिए आपका जो डिपार्टमेंट है फायर सर्विस डिपार्टमेंट, उसमें बहुत सारी असामियां खा दी। हमने एक आरटीआई किया था फायर सर्विस डिपार्टमेंट को, हमने मांगा था कि आपके पास कितनी वैकेंसियां है, तो ये 2020 की बात है, 2020 में उन्होंने दिखाया था कुछ 1300 के करीब वैकेंसियां उसमें है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो नियर अबाउट 2000 वैकेंसीज इस वक्त फायर सर्विस डिपार्टमेंट के पास है। तो आपको एब्जॉर्ब करने में कौन सी दिक्कत आ रही है? क्योंकि हमारे 13 साल तो जाया हो गए हैं, और वो जाया आपने किए हैं, और खाली 13 साल जाया नहीं कि बल्कि आपने हमारे साथ जुल्म किया है। तो हमारी और एक डिमांड आपसे है कि अगर आपसे कुछ नहीं बनता है, अगर आप यकीनन चाहते हैं कि नौजवानों की भरपाई हो जाए, नौजवानों के साथ इंसाफ हो जाए, तो इससे बड़ा इंसाफ क्या होगा कि आप इन 700 लड़के जो इस वक्त लड़ रहे हैं इस जुल्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, आप उनको डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कीजिए। और ये लड़के डिजर्व करते हैं, ये आपके डिपार्टमेंट की जो क्या कहते हैं इसकी एक लाज रखेंगे। और हम लड़के चाहते हैं कि हम अपनी कौम की खिदमत करें, हम हिंदुस्तान की खिदमत करें, हिंदुस्तान के अवाम की खिदमत करें। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट जो गोयल साहब है वो हमें एक मौका दें ताकि हम इस डिपार्टमेंट को सर्व करें, और इस तरीके से हमें इंसाफ भी मिलेगा और जो हमारा टाइम जाया हुआ है वो भी बच जाएगा। मेरी खाली यही डिमांड है आर के गोयल साहब से, और खासकर बीजेपी हुकूमत से, हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों का जिनके साथ जुल्म है, इंसाफ कीजिए और हमें इस डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कीजिए ताकि हम देश की सेवा कर सके। जी एजाज भाई। देखिए खुर्शीद भाई, आपने भी बड़े अच्छे अल्फाजों में कहा कि क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन मैं इस बात पे आना चाहूंगा कि जो कमेटी इस पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री राजकुमार गोयल जी, मुझे उन पे बहुत ज्यादा भरोसा है। क्योंकि आप जेके पीएसआई को देखो, हाँ, आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को देखो, हाँ, मैटर ऑफ कंसर्न ये जरूर है कि अगर वहां सिक्योरिटाइज आपको 1.5 लाख बच्चे करने थे तो आपने 40 दिन में कर दिए। वहां फायर एंड इमरजेंसी में आपको 6000 बचे हैं। बट आप इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ थोड़ा मामला बड़ा टफ बना है, क्योंकि बच्चों ने, हालांकि वो करप्शन से लगे हुए बच्चे जो भी लगे हुए हैं, तो उस जिम्मे में उन्होंने 2-3 साल जॉब की है, तो ये थोड़ा टफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। बट इट डजंट मीन दैट यू कैन शील्ड देम, आप उन्हें टर्मिनेट कर सकते हो। हालांकि हम आपको विन विन सिचुएशन हर जगह रखते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है कि हम उनको नहीं निकाल सकते, सो आपके पास एक और रोड मैप है भाई। सरकार आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आप ओहदेदार हो, लेकिन कम से कम हम बच्चों का भी सोचिए। हमें बड़ी रिस्पेक्ट उनकी, चाहे आप हो एलजी मनोज सिन्हा जी हो, या एडिशनल सेक्रेटरी हो श्री राजकुमार गोयल जी हो, या इवन हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हो, आप हाई लेवल ब्यूरोक्रेट हो, आपके पास ही सब कुछ है। इवन आपको पता है कि फायर एंड इमरजेंसी कितना ओपन स्कैम है। तो इस जिम्मे में जो आपने बात तो एजाज भाई का यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त और भी साथी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ निसार भाई की तरफ। निसार भाई ने इस लड़ाई को इस ऐसे तरीके से लड़ा जिससे लड़कों को एक उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये बीच में थोड़ी सी रुक गई थी, थोड़ी सी जो लड़के थे उनने हिम्मत हारी थी, लेकिन निसार भाई ने आगे बढ़ के आगे आके इस लड़ाई को एक बार फिर जिंदा किया, और मजलूम लड़कों के लिए उन्होंने किस तरीके से लड़ा वो मिसाल आपके सामने इस वक्त है। मैं सीधे निसार भाई के पास जाऊंगा। निसार भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कमेटी टाइम लगा रही रिपोर्ट भरने में, तो आपका इस वक्त क्या कहना है और क्या उम्मीदें लगाई बैठे हैं आप कमेटी के साथ, आर के गोयल के साहब के साथ? जी निसार भाई। थैंक यू खुर्शीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि समीर भाई ने जो यहाँ पे सारे एविडेंस और सबूत यहाँ पे दिखाए हैं,
यही सबूत और यही एविडेंस हमने एलजी साहब को भी दिए है और 3 मेंबर कमेटी को भी हमने ये हैंडओवर किया है। और खासकर अगर हम बात करेंगे इस रिक्रूटमेंट फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट 2020 में जब ये लिस्ट मंजर आम पर आया, उस वक्त भी उसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। तो एलजी साहब ने खुद इकरार किया जम्मू राजभवन के अंदर और उसने कहा कि फैमिली स्कैम तो मेरे पास पहुंच गया है। अब मैंने इसमें 3 मेंबर कमेटी तश्कील की है, जो भी फैसला करेगी कमेटी मैं उसको उसके बाद फौरन इसको मैं स्क्रैप करूंगा। तो इस कमेटी पे भी हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। थोड़ी दिनों के लिए, थोड़ी समय के लिए हमने प्रोटेस्ट रोक के रखे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का रिसेंटली 1-2 दिन पहले बयान आया और उसने उस बयान में यही कहा कि जितने भी रिपोर्ट्स पेंडिंग है वो इसी हफ्ते में सारे के सारे कंप्लीट किए जाएंगे। तो अगर उसमें सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए पूरे जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर अगर देखा जाए तो अभी फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स रोडों पे है। तो अभी तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया है। तो इतने हम अगर आप देखेंगे हर एक व्यक्ति जानता है कि ये कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। हर एक किस्म का एविडेंस हमने आर के गोयल साहब को भी दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर हम जिंदा सबूत की बात करें, गजनफर नबी जो इन फ्रंट ऑफ मीडिया में आए, हम ये नहीं कह रहे कि पीएसआई एफडब्ल्यू और जल शक्ति में स्कैम नहीं है, उसमें भी स्कैम है, लेकिन इतना बड़ा स्कैम नहीं है जितना फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम है। क्योंकि मैं खुद आर के गोयल साहब से भी मिला हूं और मैंने उसे कहा सर सबसे बड़ा कांड जो है, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो है फायर एंड इमरजेंसी, क्योंकि हर एक किस्म का भ्रष्टाचार उसमें पाया गया है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, ब्लड रिलेशन, वो फायर एंड इमरजेंसी में पाया गया। और ऊपर से मैंने ये आर के गोयल साहब को ये भी कहा सर जो ओपन मेरिट में 338 एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं, एक बंदा भी अपने दम पे नहीं गया, किसी एस्पिरेंट ने 89 मार्क्स आउट ऑफ 100 में नहीं किए। कि अगर एक बंदा सिलेक्टेड कैंडिडेट में ओपन मेरिट में एक बंदा इन फ्रंट ऑफ मीडिया में आएगा, वो कहेगा कि मैंने अपने बलबूते पे 89 मार्क्स किए, तो निसार जेल जाने के लिए तैयार है। मुझे जहां पे आप सरकार लटकाएगी तो मैं तैयार हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार। आप पेपर की लेवल अगर देखा जाए, पहले 60 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस था, तो उन्होंने इतना बड़ा कांड किया, हर एक व्यक्ति जानता है। देखिए 2013 में भी भ्रष्टाचार, 2018 में भी भ्रष्टाचार, 2020 में भी भ्रष्टाचार। अगर 2018 में उन भ्रष्टाचारियों को सजा मिला होता तो आज ही दिन हमें देखने को नहीं पड़ते हैं। उन चोरों और हरामखोरों को छोड़ दिया गया खुले बाजार में। उन्होंने जम्मू कश्मीर का मार्केट खराब कर दिया है। देवर दलाल इन द मार्केट, देवर फ्रॉडलेंट इन द मार्केट। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो मार्केट है खराब कर दिया भ्रष्टाचार से। इतना बड़ा स्कैम है, हर कोई व्यक्ति जान रहा है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो कमेटी को 1 महीना दिया गया एलजी की तरफ से 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक 2022 में। तो कमेटी ने 1 महीने से अभी तक 9 महीने भी गुजर गए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आर के गोयल साहब को इसको खंगालने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि ये तो छोटा घोटाला है ही नहीं, करीबन 60 करोड़ से ऊपर ये घोटाला है। क्योंकि इसमें खासकर अगर हम समीर भाई ने अभी हर एक किस्म की एविडेंस इसमें दिखाई है, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार इसमें पाया गया है। तो खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की यूटी की बात करें, इसमें जो सबसे बड़ा घोटाला पाया गया है यूटी के अंदर, जब यूटी बनी रातों रात, जब यूटी बनी तो सबसे पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर इमरजेंसी। तो हर एक ने यही पे सीखा है। अगर पीएसआई में स्कैम हुआ, एफडब्ल्यू में स्कैम हुआ, जल शक्ति में स्कैम हुआ, उन्होंने कहां सीखा वो स्कैम? वो उन्होंने फायर एंड इमरजेंसी वो स्कैम वही से सीखा है। जब भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, हर बार में ही कह रहे हैं, क्योंकि जब भाजपा ने स्टेट को यूटी में रातों रात बदल दिया, 370 आर्टिकल 35A रातों रात तब्दील किया, क्या बीजेपी जो अभी मरकज में सरकार है, उन्होंने वादा किया जम्मू कश्मीर यूथ के साथ, और उन्होंने एक वादा दिया कि पहले यहाँ पे रीजनल पार्टी अब भ्रष्टाचार कर रहे, अब नहीं होंगी। तो मेरा सवाल यही रहेगा भाजपा से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, ये सवाल रहेगा, जब से यूटी बन गई है तब से हमें स्कैम ही स्कैम नजर आए। तो खासकर अगर हम अभी बात करें फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट की बात करें, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ऊपर से करीबन 10 साल हमें वेस्ट किया गया है। खुर्शीद भाई ने अभी यही कहा कि कम से कम हमें 10 साल वेस्ट हुए हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि 10 साल कितना बड़ा फैसला होता। अगर इन 10 सालों में हमने कोई बिजनेस स्टैंड किया होता तो पता नहीं हम आज करोड़ का मालिक होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता, 10 साल वेस्ट हो गए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा सवाल यही रहेगा, पहले हमें कंपनसेशन दे दो,
क्योंकि 13 में भी आप लोगों ने घोटाला किया, 18 में भी आप लोगों ने घोटाला किया, 20 में भी आप लोगों ने घोटाला किया। हम एस्पिरेंटों ने कौन सा गुनाह किया, कौन सा चोरी की हम लोगों ने, कौन सा डाका डाला हम लोगों ने? हम लोग अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों ने 2 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है, हम तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमने अच्छे नंबरात से डिग्री हासिल की है, हम तो इलिटरेट बंदे तो है ही नहीं। हम उनको यही कहना चाहते, जो कमेटी से बैठ गई है, तो हमें उस कमेटी पे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है, क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए, जब से यूटी बन गई है तब से यहाँ पे स्कैम ही स्कैम नजर आए, लेकिन जब से यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा साहब आए, चीफ सेक्रेटरी आए यहाँ पे अरुण मेहता साहब और आर.के. गोयल साहब, उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार है उन्होंने वो खत्म कर दिया, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों का बाप और माँ बाप जिंदा है, वह फायर एंड इमरजेंसी अभी भी पेंडिंग है। अभी अगर पूरे इंडिया में देखा जाए, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट इतना बड़ा स्कैम है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम लास्ट इस लाइव के माध्यम से ये बात आली हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए, फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स डिप्रेशन के शिकार हो चुके हम, सारे एस्पिरेंट्स एंजाइटिक हो गए, क्योंकि उन एस्पिरेंट को नौकरी दी गई है जिन्होंने इसमें फॉर्म ही नहीं लगवाए। अगर हम बात करें 2018 की 6,928 एस्पिरेंट्स ने फिजिकल क्वालिफाई किया। ये समीर भाई ने अभी ये कहा कि जब हम एग्जाम में अपियर हुए तो वहां पे 7,003 आए, ये कहां से आ गई, ये बैकडोर एंट्री कहां से आए? और चीफ अरुण मेहता का एक रिसेंटली बयान आया है, उसने कहा जितने भी यहाँ पे बैकडोर एंट्री है 2010 की 10 से लेकर 2024 तक, हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं। तो मेरा सवाल चीफ सेक्रेटरी साहब से रहेगा, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप ये जो ये बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं अपने अकाउंट में आई हूँ, ये बच्चों वाली बात आप कर रहे हो। आप बोल रहे हैं कि 2010 से जितने भी यहाँ पे बैकडोर एंट्री हुई, पहले 2019 में जब यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेट किया और फिर उसके बाद ये यूटी बन गई, उसके बाद यहाँ पे स्कैम हुए फायर एंड इमरजेंसी में, पहले वो निकालिए, फिर आप पीछे जाइए, पहले रिसेंटली निकालिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन आखिर पर हम यही कहना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है, और खासकर मैं इसका नाम लेना चाहता हूँ अभिनव शर्मा। और अभिनव शर्मा एक डिग्निटी है, भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी है, और उसने एलजी के सामने कहा सर ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और एलजी ने कहा अभिनव साहब को, सर मैं एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब ने अभिनव शर्मा को कहा कि मैंने आप ही के कहने पे इस पे कमेटी बिठाई, क्योंकि आप ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, बिग डिग्निटी है। अगर बीजेपी में ऐसे लोग रहेंगे, अभिनव शर्मा जैसे लोग, तो भाजपा को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, बिग डिग्निटी है, उसी ने ये लड़ाई छेड़ी है। इस लड़ाई का अगर वो हीरो देखा जाए, वो है अभिनव शर्मा साहब, क्योंकि उसी ने ये लड़ाई छेड़ी है, इब्तिदा उसी ने किया, और आगे भी हमें उम्मीद है अभिनव शर्मा साहब पे, क्योंकि वो तब तक नहीं बैठेगा जब तक हमें जस्टिस वो दिलाएगा, तब तक वो नहीं बैठेगा। तो आखिर पर हम यही कहना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द फायर सर्विस का जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में लाइए, जो कमेटी इस पे फैसला करेगी, हक का फैसला होना चाहिए, हमारे फेवर में होना चाहिए। आफ्टर दैट हम कुछ भी कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को चैलेंज भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बस यही कहना चाहते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट का हक मिलना चाहिए। थैंक्स। हाँ जी निसार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले इस वक्त देख रहे हैं कि हमारी एक ही जो गवाह है, जो ये रिक्रूटमेंट है, जो ये स्कैम हुआ है, इसे पहले से ही मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जाना जाता है, और इसी की वजाहत जो है निसार भाई कर रहे थे, और उससे पहले समीर भाई कर रहे थे, और मैंने भी थोड़ी सी इस पे रोशनी डाली। अब हमारे साथ और भी दो मेहमान जुड़े हैं। मैं पहले यासिर भाई के पास जाना चाहता हूँ। यासिर भाई, आपने सोशल मीडिया पे ये जंग जारी रखी, सोशल मीडिया के हीरो आप है, क्योंकि आपने हर वक्त सोशल मीडिया पे इस चीज को आप हाईलाइट करते रहे। कैसा रहा आपका सफर जो सोशल मीडिया के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने लड़ा? तो क्या उम्मीदें हैं आपको, और क्या कहना है आपका इस स्कैम के बारे में, यासिर भाई? जी अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव डिबेट। जो भी देख रहे हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है एक वेपन है, एक टूल है, जिसने ये स्कैम जो हाईलाइट किया। क्योंकि आपको पता है, जब हम 2020 में प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम हमारे साथ वहाँ पे क्या क्या किया गया आपको सब पता है। We were not allowed to give any interview in the media. We were like haunted, like we were criminals. But उसके बाद जो हमारा केस फिर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में बहुत टाइम लगा इसमें, तो इवेंचुअली उसमें एक फैसला है, इसमें हम इसको क्वाश नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ कमिटी फॉर्मेट, वो इसमें कुछ दे विल इंक्वायरी इनटू इट। उसके बाद जो सफर था, या 2020 में जो मैंने हमारा जो ये पेज जिसमें हम अभी लाइव चल रहे हैं, ये पेज मैंने उस टाइम बनाया ओनली टू हाईलाइट दिस स्कैम, सो दैट कि लोगों को पता चले हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है।
क्योंकि लोगों में ये इनको ये दे वर नॉट अवेयर अबाउट जो फायर सर्विस में जो स्कैम हुआ ये कितना बड़ा है। इट वाज लाइक इनको लगता था ये छोटा मोटा स्कैम हुआ इसमें, लेकिन जहाँ जिसके बाद जो हमने इसमें एक लड़ाई छेड़ी, जो सबूत बाहर आए, लाइक फैमिली स्कैम आया, एविडेंसेस हमने पेश किए इस पेज के थ्रू, तो सबको हमने एक आगाह किया इसके बारे में कि इसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ है। सो सोशल मीडिया हेल्प्ड अ लॉट टू हाईलाइट दिस स्कैम। लोगों के सामने इसको लाने में सोशल मीडिया ने हमारी बहुत मदद की, चाहे ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो या कोई और प्लेटफॉर्म जैसे कि हम मीडिया में जाते थे। लाइक विदाउट द सोशल मीडिया में भी मुझे नहीं लगता है कि ये स्कैम बाहर आता, क्योंकि जिस लिहाज से हमने एविडेंसेस दिए, उसके बाद भी आप देखो कि आज 10 महीने हो चुके हैं, कमिटी अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हालाँकि समीर भाई ने जो भी इनने एविडेंसेस आज दिखाए, चाहे फैमिली स्कैम का हो या अंडर हाइड कैंडिडेट्स हो या आई विटनेस हो हमारा, या ओएमआर शीट जो उस पे बंदे को लाइक 46 पॉइंट्स थे, लेकिन उसके 79 पॉइंट्स लेके वो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के बिना वो बाहर नहीं आती। हम किसको वो बोलते? हू वुड हैव लिस्टेंड टू अस अगर सोशल मीडिया नहीं होता? तो सोशल मीडिया आई एम वेरी थैंकफुल लाइक टू ऑल द पीपल जिन्होंने हमेशा साथ दिया इसका। जब भी मैंने कोई पोस्ट किया या कुछ हमने इस पेज के थ्रू हाइलाइट किया, उसको पूरा हमने वायरल किया, शेयर किया हमने। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी इसमें हिस्सा लिया इस लड़ाई में, क्योंकि कि एक ही लड़ाई नहीं है, ना 2 की, ना 3 की। जितने भी हम इसमें लड़ रहे हैं करंटली, उन सब ने इसमें एक भागीदारी की, एक दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल in getting this scam busted through the social media. जी सर, यासिर भाई बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं एक बात यहाँ पे एज ए होस्ट कहना चाहता हूँ कि समाज के हर किसी तबके पे आप जब नजर डालेंगे, चाहे वो पढ़े लिखे नौजवान हैं या घरों में खेतों में काम करने वाले हैं या किसी भी तबके पे आप नजर डालिए, हर किसी तबके के आदमी से आप पूछिए, जो ही आप उसको वो फायर सर्विस का नाम सुनता है तो उसके जुबान पे जड़ से आता है मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। ये वही चोर है जिन्होंने हमारे नौजवानों का कैरियर तबाह किया। तो फायर सर्विस डिपार्टमेंट इस वक्त पूरा बदनाम है, क्योंकि अगर उन्होंने चोरी नहीं की होती, अगर उन्होंने नाइंसाफी नहीं की होती, अगर उन्होंने स्कैम नहीं किया होता, तो शायद हमारा फायर सर्विस डिपार्टमेंट इतना बदनाम नहीं होता है। आप फेसबुक पे उनका जो पेज है, उस पेज को आप चेक कीजिए, उस पे कमेंट्स को आप चेक कीजिए। इससे बड़ी बेइज्जती इस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, इससे बड़ी क्या कहते हैं बेशर्मी इस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। जिस डिपार्टमेंट ने पढ़े लिखे नौजवानों का खून किया, जिस डिपार्टमेंट ने पढ़े लिखे नौजवानों के अरमानों पे, उनके ख्वाबों पे पानी फेर दिया, जो भी पढ़े लिखे नौजवान थे, जो मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे, उनके ख्वाबों को, उनके अरमानों को चकनाचूर करने वाला डिपार्टमेंट जो है वो है फायर सर्विस डिपार्टमेंट। तो मैं शेख खुर्शीद साहब के पास जाना चाहता हूं। शेख खुर्शीद साहब, क्योंकि कमेटी काम कर रही है, 9 महीने हो गए, रिपोर्ट अभी भी नहीं आ रही है, क्या कहना है आपका इस बारे में खुर्शीद साहब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। पहले आप सभी लोगों को जो भी स्टूडियो में लाइव डिबेट कर रहे हैं और सभी देखने वालों को अपना प्यार भरा सलाम पेश करना चाहता हूँ। खुर्शीद भाई, आपकी आवाज थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। आवाज कैसे आ रही है? थोड़ा इश्यू, थोड़ा शोर आ रहा है। लाइक आई एम नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। मैं आपकी बात समझ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही है खुर्शीद भाई, थोड़ा सा आप माइक को थोड़ा सा वहां पे ठीक कीजिए। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है, कंटिन्यू। देखो, अब तक जो भी हुआ, चाहे आप लोगों ने एविडेंसेस के बारे में बताया, कमिटी के बारे में बताया, मीडिया और सोशल मीडिया का जो रोल है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे पेश किया। उन्होंने कैसे प्ले किया अपना रोल। तो आई विटनेस वगैरह जो भी हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स जो भी हमने पेश किए कमेटी को, उनके लिए ये मुझे लगता है बहुत मवाद है ये डिसाइड करने के लिए, ये इंसाफ करने के लिए एग्रीमेंट एस्पायरेंट्स के साथ। और एक ऑफिसर के लिए मैं ये कहता हूं, इतना सारा कुछ हम गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करने के बाद वहां पे खाली एक ही बात बचती है। बाकी जो आप लोगों ने जिन चीजों की वजाहत की, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कोई ऐसा चीज पीछे छोड़ा
जिसको मुझे पेश करने की जरूरत है अभी स्टूडियो में। अगर कुछ रहता है वो ये है एक ऑफिसर के लिए, एक जो एज अ जज काम कर रहा है इस कमिटी में, वो ये है if the deciding officer is not we can say morally corrupted। देखो, अगर हम साबित कर रहे हैं चोरी खुद ही, और वो जितने भी एविडेंसेस हैं वो एक ऑफिसर के सामने हम रखते हैं उसके टेबल पे कि अगर हम इंसाफ के लायक है हमारे साथ इंसाफ कीजिए, उसके पास अब एक ही चीज बचता है। अगर ये ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में कदम रखने से पहले अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज पेश करते हैं कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, आवाम को डेवलप करने के लिए, उनको प्रोग्रेस की तरफ रहने के लिए ये इकदाम हम उठाएंगे, मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ ऐसा हो रहा है जैसे हमारे साथ अभी हुआ। अभी मुझे लगता है ये भी वही ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, और यहाँ पे दूसरी साइड से वही ब्यूरोक्रेट्स कुर्सियों पे बैठे हैं जिनसे हम इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ से खाली एक बात साबित होती है, शायद ये लोग आवाम के लिए नहीं, किसी भी पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी लॉबीज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, अपने खुदगर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये मॉरली करप्टेड है। अब जिस टेबल पे हमारी फाइल है, यहाँ पे सवाल बनता है कि ये बंदा भी मॉरली करप्टेड है। वो ऐसे हमें पता चलेगा अगर इन्होंने सच्चाई सामने लाने में कोई झिझक महसूस नहीं की, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्ल्यू, जैसे आज भी कुछ क्ल्यूज मिले हैं न्यूज के द्वारा कि शायद गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो भी लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के कुछ डिसीजंस पास कर रहे हैं, उनसे पता चलता है कि शायद ये मॉरल करप्शन में ट्रैप नहीं होने वाले हैं। कुछ इशारे मिल रहे हैं कि पहली बार इस यूनियन टेरिटरी पे मॉरल करप्शन को खत्म किया जा रहा है, सच को आगे लाया जा रहा है, किसी के चेहरे की तरफ, किसी की ताकत की तरफ नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उस ताकत को एक साइड में रख के एक सच्चाई और इंसाफ के पॉइंट्स को आवाम के सामने लाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे जज्बात अभी फिर से एक सच्चाई के लिए उजागर हो रहे हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ऑफिसर्स या लॉ डिपार्टमेंट में बैठे हैं या कमेटी में बैठे हैं या हम कह सकते हैं गवर्नर ऑफिस में बैठे हैं, आज उन्होंने मॉरल करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे एक बड़ा स्टेप ले लिया है। वो इस पे मबनी है कि अगर वो किसी के चेहरे, किसी के कुर्सी के पावर की तरफ या अपने दोस्ताना रवैया की तरफ ना देख के एक हक का फैसला सामने आवाम के सामने लाए, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं है, हम वी आर अराउंड 30 years old एवरीबॉडी। हम समझ सकते हैं कि ये बंदा सच लाने में झिझक नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। ये अपने पोस्ट को जिस मोटिवेशन के साथ पेशेंट बनाया हुआ है उसने उस टाइम जब इसने एडमिनिस्ट्रेशन में कदम रखा, उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी सच्चे मन के साथ ये अभी काम कर रहे हैं। अब इस ऑफिसर के लिए ये दाद देते हैं कि ये ऑफिसर, इसकी जिंदगी का इख्तिताम भी सच्चाई पे होगा। बाकी मॉरली करप्ट जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके जीते जाते सबूत, हम पे जो जुल्म बरसाए उन्होंने, हम पे जो तीर चलाए उन्होंने, करप्शन की गोलियां जो चलाई, जिस हमें जैसे खुले बाजार में कत्ल कर दिया गया, हमारे हुकूक को छीन लिया गया, उस जुल्म की शिद्दत और हमारे ख्यालों में और हमारे सीने में उस जुल्म के खिलाफ अभी भी शिद्दत मौजूद है। बाकी शुक्रिया। जी बिल्कुल खुर्शीद भाई, यस। जी शुक्रिया खुर्शीद भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके अल्फाजों से बिल्कुल आपका दर्द हमें दिख रहा है। जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स बैठे हैं, जो भी हमारे साथ डिबेट का हिस्सा बने, चाहे यासिर भाई थे, समीर भाई थे, निसार भाई थे, या
क्या कहते हैं आप थे, हर किसी के जो बातें हैं उनसे यही लगता है कि जुल्म की जो इंतहा है वो की गई है। जो सबसे बड़ा जुल्म, जो सबसे बड़ी नाइंसाफी, जो क्या कहते हैं उसको, हर किसी हद को पार करने वाला जुल्म वो हमारे साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है। और खासकर हम सब जो भी एस्पिरेंट्स ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी एक ही गवार है, हमारी एक ही पुकार है, वो है इंसाफ। हम इंसाफ के लिए 10 सालों से लड़ रहे हैं और इन 10 सालों में हम पीछे नहीं हटे और आगे भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हमारी दरख्वास्त रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि जल्द अज जल्द जो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी थी 1 महीने में, जिस रिपोर्ट को बनाने में आपने 9 महीने लगाए और अभी भी वो रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आ रही है, हमारी दरखास्त रहेगी आपसे, हमारी इल्तिजा रहेगी आपसे अभी भी, क्योंकि हमने 30 सितंबर तक जो है अपने प्रोटेस्ट को फिलहाल रोक के रखा है। वो इसलिए रखा है कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको ये 10 दिन इसलिए दे रहे हैं कि आपको जो भी बचा कुचा कुछ काम इस रिपोर्ट में लगेगा वो आप ले लीजिए 10 दिनों में। और अगर इन 10 दिनों में 30 सितंबर तक हमारी रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं लाई गई, रिपोर्ट को सामने नहीं लाया गया, तो आप तैयार रहिए, हम फिर से प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। और इस बार जो प्रोटेस्ट है वो बड़ी शिद्दत से होंगे, वो बड़े जोर से होंगे, और खाली श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में नहीं बल्कि कश्मीर के JNK के हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट होंगे। और इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ हर किसी तबके के जवान जुड़ने वाले हैं, हर किसी लेवल के लड़के जुड़ने वाले हैं, और ये प्रोटेस्ट हमारे तब तक जारी रहेंगे जब तक आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ये खासकर यहाँ पे सवाल निशान LG एडमिनिस्ट्रेशन पे उठता है, क्योंकि LG सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि LG सरकार ने, आप देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी, जब क्या कहते हैं इसको, अभिनव शर्मा साहब ने इस मसले को छेड़ा। उन्होंने एक बात कही थी कि जो FAA या SI का जो कांड आप देख रहे हैं, स्कैंडल आप देख रहे हैं, इससे कहीं बड़ा, कहीं दुगना इससे फायर एंड इमरजेंसी का स्कैंडल है, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम है। तो उस बात को लेके फिर रविंदर रैना या बीजेपी पार्टी के जितने भी कारकुनान हैं, उन सब की जुबान से यही बात निकली कि हाँ वाकई इस रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, PDP है, अपनी पार्टी है, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हर किसी नुमाइंदे जो भी उनके कारकुनान है, उनकी इंटरव्यू आप देखिए, उनका रिपोर्ट आप देखिए, हर किसी जुबान पे यही था कि हाँ वाकई फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, फैमिली स्कैम हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, ब्लड रिलेशन पे नौकरियां दी गई है। तो यासिर भाई और समीर भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुर्शीद भाई का भी, निसार भाई का भी, और एजाज साहब का भी। तो हम इस वक्त अपने सामीन से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन याद रखिए लड़ाई हमारी जारी है, तब तक जारी है जब तक इंसाफ नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।